हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी एलएलडी की सीरीज में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न समझने वाले हैं जिसका नाम है आइटरेटर पैटर्न। देखो, अगर आप सी प्लस प्लस जावा या किसी भी ऐसी लैंग्वेज से आते हो जहाँ पे आइटरेटर्स का यूज़ होता है, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी डीएसए करी है तो हम श्योर आपने आइटरेटर्स का यूज़ ज़रूर किया होगा। और हो सकता है आज तक आपको पता ही ना हो कि वो एक डिज़ाइन पैटर्न भी है। हम आइटरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, हम नॉर्मली फॉर लूप यूज़ करके या और अलग तरीके यूज़ करके किसी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स क्यों नहीं कर लेते, हमें आइटरेटर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, वो सब आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि काफ़ी एलएलडी इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि डिज़ाइन योर ओन आइटरेटर, है ना। तो हम उसको भी टारगेट करेंगे। तो देखते हैं आइटरेटर पैटर्न, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो आ जाओ स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आइटरेटर पैटर्न। अब आइटरेटर पैटर्न है क्या, ठीक है, उसको एक बार समझते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने आइटरेटर पैटर्न ऑलरेडी यूज़ किया होगा। इमेजिन करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है OBJ1, ठीक है। मुझे ना किसी तरह किसी रीज़न से इस ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करना है। क्या मतलब इस ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करने के लिए? देखो, मेरा मतलब ये होगा कि लेट से ये जो मेरे पास अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, इसको लेट से मैं कहता हूँ ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट है ना। हो सकता है ये हमारा कोई लेट से बाइनरी ट्री हो। ये सब क्लासेस ही तो होती है, राइट। सी प्लस प्लस जावा सब में हम इनको क्लासेस की तरह बनाते हैं। तो अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, लेट से हमारी बाइनरी ट्री है, या लेट से हमने खुद की ना, जो हमें याद है हमने म्यूजिक प्लेयर सिस्टम बनाया था, उसमें हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, है ना। प्लेलिस्ट क्या थी? लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स थे उसके अंदर, है ना। तो मुझे हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, मुझे इन तीनों में ना ट्रैवर्स करना है। आपको पता है अगर मुझे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता ही है, मुझे इस तरह का कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है। मैं एक टेम्पररी पॉइंटर लेता हूँ, है ना, उसके लिंक लिस्ट, उसको लिंक लिस्ट के हेड पे पॉइंट कराता हूँ और फिर लूप थ्रू करता हूँ कि वाइल जब तक टेम्प जो है हमारा नल ना हो जाए, राइट। मैं यही करता हूँ। मैं इसको इस तरह यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसको लूप थ्रू करना है तो मेरा लॉजिक कुछ इस तरह रहता है कि मैं टेम्पररी पॉइंटर लेता हूँ, उसको पहले हेड पे असाइन कराता हूँ और फिर मैं एक लॉजिक लिखता हूँ कि वाइल जब तक हमारा जो टेम्प है वो नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल, और मैं क्या करता रहता हूँ, टेम्प का नेक्स्ट असाइन करवाता रहता हूँ, राइट। तो मैं ये वाला लॉजिक यूज़ करता हूँ किसी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए। अच्छा, अगर मुझे बाइनरी ट्री में ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मैं कौन सा लॉजिक यूज़ करता हूँ? भाई मेरे पास बाइनरी ट्री में ट्रैवर्स करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँ, ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो सकता है। एक हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, हमारे पास इन ऑर्डर हो सकता है ना, ये सब डेप्थ में आते हैं। पोस्ट ऑर्डर हो सकता है, प्री ऑर्डर हो सकता है। तो हमारे पास ये सब भी तरीके हैं किसी भी बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के, है ना। अब ऐसे ही जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको मुझे ट्रैवर्स करना हो तो डिपेंड करता है, ये जो प्लेलिस्ट है ना उसके पास क्या है, उसके पास लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है ना। अब ये जो सॉन्ग्स हैं उसकी लिस्ट उसने स्टोर कैसे की है? हो सकता है किसी वेक्टर में की हो। अगर वेक्टर में की है तो बहुत ईजी है, मैं सिंपल एक फॉर लूप यूज़ करके उसको ट्रैवर्स कर सकता हूँ। या फिर लेट से अगर उसकी जो लिस्ट है वो भी उसने लिंक लिस्ट में डाली हुई है तो फिर अगेन मुझे ये वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग के लिए। या उसने सॉन्ग्स की जो लिस्ट है हो सकता है वो एक मैप में डाली हो, राइट। एक मैप हो जिसमें लेट से सॉन्ग की आईडी होती हो और सॉन्ग का नाम होता हो, या पूरा का पूरा सॉन्ग होता हो। और अगर मुझे मैप पे ट्रैवर्स करना है तो भी मैं एक तो या तो फॉर लूप लगा के कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पर आपको पता है इन सब तरीकों के अलावा सी प्लस प्लस में, जावा में या किसी भी ऐसी लैंग्वेज में जो आइटरेटर्स को सपोर्ट करती है, हमारे पास एक तरीका होता है यूजिंग आइटरेटर्स। आप में से बहुत लोगों को आइडिया होगा आइटरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो आप खुद से क्वेश्चन कर रहे होगे कि अच्छा अभी तक जो मैं पढ़ रहा था वो एक डिज़ाइन पैटर्न है ना। बिल्कुल हाँ, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है और आज हम अपना खुद का ही आइटरेटर बनाने वाले हैं। और इंटरव्यू में ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि डिज़ाइन योर ओन आइटरेटर, राइट। तो उसको आज हम देखने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास जो एक आइटरेटर का तरीका होता है, ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर हमारे पास आइटरेटर्स होते हैं, कि हम कहते हैं भाई किसी भी लिस्ट को आइटरेट करने के लिए हम कहते हैं, कैसे कहते होंगे, लेट से हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट, तो हम उसको बोलते होंगे गेट आइटरेटर। तो वो हमें एक आइटरेटर देता होगा IT। आपने देखा होगा हमें IT करके एक आइटरेटर मिलता है और हम उसको यूज़ करके, उसके कुछ दो मेथड्स होते हैं। अगर आपने C प्लस प्लस जावा में यूज़ किया है, जैसे हैज़ नेक्स्ट और हमारा नेक्स्ट, और ये मेथड्स यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट में आइटरेट कर लेते हैं या किसी भी वेक्टर में आइटरेट कर लेते हैं, है ना। तो हमें आइटरेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक तो पहला क्वेश्चन ये, अगर हमारे पास ये सब तरीके थे, है ना, हमारे पास हर तरीका है, हमारे को लिंक लिस्ट में आइटरेट करना आता है, हमारे को ट्री में आइटरेट करना आता है, हमारे को किसी लेट से वेक्टर में आइटरेट करना आता है, और कुछ भी अगर हम खुद से खुद का बनाएं तो हम उसमें आइटरेट कर सकते हैं। हमें आइटरेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक चीज़ तो हम आज ये लर्न कर लेंगे, ठीक है।
और हम देखेंगे जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी बिना इटरेटर्स के, वो इटरेटर पैटर्न कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना प्रॉब्लम को देखते हैं। मैं सबसे पहले हमारा सॉन्ग्स वाले का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक क्लास है सॉन्ग, ठीक है। अब सॉन्ग के पास क्या क्या हो सकता है, लेट्स से सॉन्ग के पास हो सकता है सॉन्ग का नाम, तो हम उसका लेट्स से उसका हम एक काम करते हैं, एक नाम सेव करा लेते हैं, तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और क्या हो सकता है सॉन्ग में, लेट्स से उसका पाथ हो सकता है सॉन्ग का, तो वो भी हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग पाथ, कुछ भी ले लेते हैं। ये सब अभी रैंडम है। आपने हमारा जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन पढ़ा था उससे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कैसे हमारे पास एक सॉन्ग होता होगा और हमारे पास होती होगी एक प्लेलिस्ट, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में जो मेन चीज़ होती है ना, वो हमारे पास पता है क्या होती है, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स हैज़ 1 to many सॉन्ग्स। क्योंकि प्लेलिस्ट का काम क्या होता है, सॉन्ग को मैनेज करने का, है ना। कोई सॉन्ग कोई नया सॉन्ग इस प्लेलिस्ट में ऐड करना हो, कोई सॉन्ग को प्लेलिस्ट से रिमूव करना हो, तो वो सब काम हमारा प्लेलिस्ट संभालती है, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेलिस्ट को प्ले करना चाहता हूँ, तो प्लेलिस्ट एक एक करके गानों को प्ले करे। तो मैंने अपने म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन में भी, या अगर हम नॉर्मल भी सोचते हम क्या करते, इसमें ही वो फंक्शन डाल देते किसी भी लिस्ट को आइटरेट करने का, बेसिकली किसी भी सॉन्ग्स की लिस्ट को आइटरेट करने का, ठीक है। तो लेट्स से जो प्लेलिस्ट है ना, ये सॉन्ग्स को रखती है यूजिंग अ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है, लेट्स से एक वेक्टर ले लेती है, वेक्टर ऑफ सॉन्ग्स, लेट्स से उसका नाम देती है सॉन्ग्स, ठीक है। तो इसमें कुछ पहले क्रड ऑपरेशंस होंगे, ऐड अ सॉन्ग, रिमूव अ सॉन्ग, डिलीट अ सॉन्ग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रिमूव और डिलीट एक ही होता है, पर मेनली इसके पास कुछ क्रड ऑपरेशंस होंगे। पर इसके पास इसके अलावा एक और मेथड होगा, लेट्स से प्ले एंटायर प्लेलिस्ट। ये मेथड आपको क्या लगता है क्या करता होगा, प्ले एंटायर प्लेलिस्ट, ठीक है। ये मेथड सुनने में ही पता लग रहा है मुझे, इस सॉन्ग्स की लिस्ट में लूप थ्रू करता होगा, है ना। तो ये कहता होगा लेट्स से फॉर एवरी सॉन्ग इन सॉन्ग, कुछ इस तरह ये लूप थ्रू करता होगा यूजिंग फॉर लूप, और एक एक करके सॉन्ग का पाथ लेकर के प्ले करता होगा। अब प्ले करने के लिए हो सकता है वो किसी ऑडियो इंजन को देता हो वगैरह वगैरह, राइट। वो मतलब नहीं है हमें, पर हमें मतलब है कि ये प्ले करता कैसे होगा, ये इस सॉन्ग्स की लिस्ट में आइटरेट करता होगा, है ना। यानी कि इस प्लेलिस्ट को पता होना चाहिए मुझे इस सॉन्ग्स की लिस्ट में आइटरेट करना कैसे है। इसको पता होना चाहिए कि मैंने क्योंकि इसको वेक्टर में रखा है तो मैं इसको फॉर लूप यूज़ करके आइटरेट कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की जगह कल को एक लिंक लिस्ट यूज़ कर लूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर के कुछ लिंक लिस्ट चेंज कर दूँ, क्यों, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ मैं इसको लिंक लिस्ट में स्टोर करना चाहता हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो क्या होगा, अब आप कहोगे भैया तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक कर देगा, आप क्लास के अंदर जाके इसको लिंक लिस्ट कर दोगे। हाँ बिल्कुल करेगा, पर कुछ चीज़ों पे तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक होना ही है। जैसे अभी मैंने सोचा कि इसकी मैं अंडरलाइंग जो डेटा स्ट्रक्चर है वही चेंज कर देता हूँ। ये बहुत ही रेयर होता है, कभी भी बहुत रेयर ऐसा चांस होगा कि आप किसी ऑब्जेक्ट का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करो, ठीक है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ कि कल को मैं उसको लिंक लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे ना इस मेथड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसको आइटरेट करने का तरीका गलत पता है, ये फॉर लूप से आइटरेट कर रहा है। पर लिंक लिस्ट में मैं फॉर लूप थोड़ी लगा सकता हूँ, इंडेक्सिंग नहीं कर सकता। तो मैं प्ले एंटायर सॉन्ग की प्लेलिस्ट में क्या करूँगा, अब मुझे एक टेम्पररी पॉइंटर लेकर के यूज़ करना पड़ेगा और इस सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट में आइटरेट करना पड़ेगा। तो अभी पता है क्या हो रहा है, मैं ना अपना जो सबसे बेसिक सॉलिड प्रिंसिपल था जो कि था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, वो हर जगह हर क्लास में ब्रेक करता रहूँगा अगर मैं उस क्लास में स्टोरिंग का लॉजिक और ट्रैवर्सिंग का लॉजिक साथ में रखूँगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास का कोई भी बिजनेस लॉजिक, ये क्लास नहीं इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से ऑब्जेक्ट का कोई भी बिजनेस लॉजिक, अब बिजनेस लॉजिक में क्या क्या आ सकता है कि वो कैसे स्टोर होगा। अब ऑब्वियसली स्टोरिंग लॉजिक अगर आप डेटाबेस की बात करो तो वो भी आपको अलग रखना है, पर मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ क्लास का कोई भी बिजनेस लॉजिक। अब उसमें प्लेलिस्ट में गाने को ऐड करना ही इसका काम है, तो उसका काम ही इसको स्टोर करना है, इस लिस्ट में ऐड करने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका स्टोरिंग लॉजिक बोल रहा हूँ, पर नॉर्मली अगर आप डेटाबेस में स्टोर करने की बात करें तो वो भी आपको पता है मतलब क्लास में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने इन जनरल बिजनेस लॉजिक बोला, और क्लास का ऑब्जेक्ट का ट्रैवर्सिंग लॉजिक हमें जनरली अलग अलग रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ब्रेक ना हो। तो इसको ब्रेक ना होने के लिए किसी क्लास को, जैसे कि यहाँ पे प्लेलिस्ट को, ये पता नहीं होना चाहिए कि मुझे इस सॉन्ग्स की लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करना है।
ठीक है। इसको बस ये पता होना चाहिए कि मैं एक मेथड कॉल करूं, मुझे नेक्स्ट सॉन्ग मिल जाए ताकि मैं उसको प्ले कर सकूं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो प्ले एंटायर सॉन्ग की प्लेलिस्ट है ना, अगर यहाँ पे लिंक लिस्ट वेक्टर की जगह जैसे मैंने बोला लिंक लिस्ट यूज हो रही होती, तो इसको नहीं पता होना चाहिए कि पहले मैं जो एक टेम्पररी पॉइंटर लेना है, फिर एक फॉर लूप चलाना, वाइल लूप चलाना है, जैसे जब तक टेम्पररी पॉइंटर नल ना हो जाए वगैरह वगैरह। इसको ये सब पता नहीं होना चाहिए। इसको कुछ ऐसा पता होना चाहिए कि मेरे पास एक क्लास हो, एक दूसरी क्लास हो, जिसको मान लो मैं बोलूँ आइटरेटर, ठीक है, जो मुझे आइटरेट करके दे और उसका मैं कुछ मेथड कॉल करूं। जैसे मैं इसका एक मेथड कॉल करूं, लेट्स से हैज नेक्स्ट, तो ये मुझे बता दे कि इस सॉन्ग्स की लिस्ट में नेक्स्ट सॉन्ग अवेलेबल है क्या। अगर हैज नेक्स्ट ट्रू दे तो मैं इसका एक और मेथड कॉल करूं, लेट्स से नेक्स्ट, और ये मुझे क्या बता दे, ये मुझे नेक्स्ट सॉन्ग ला करके दे दे, इस लिस्ट में से, इस सॉन्ग्स की लिस्ट में से एक नया सॉन्ग ला के दे दे। तो मुझे नहीं पता होना चाहिए हैज़ नेक्स्ट इसने कैसे चेक किया कि सॉन्ग्स है या नहीं, नेक्स्ट इसने कैसे उसको नेक्स्ट सॉन्ग को मुझे ला करके दिया, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है मैंने नेक्स्ट कॉल किया, इसने नेक्स्ट सॉन्ग ला के दे दिया, मैंने हैज़ नेक्स्ट कॉल किया, इसने मुझे बस बता दिया क्या नेक्स्ट सॉन्ग एग्जिस्ट करता है। तो मेरे पास ये मुझे एक फैसिलिटी मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैंने अपना खुद का जो लॉजिक था उससे सेपरेट आउट कर दिया। किस लॉजिक को? उसके ट्रैवर्सिंग लॉजिक को, आइटरेटर लॉजिक को, है ना। तो इसलिए हमें आइटरेटर की जरूरत पड़ती है। कहने को तो आप हर चीज़ फॉर लूप से लूप थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लिस्ट है या कोई भी नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास लिंक लिस्ट है तो आपको पता ही है आप टेम्पररी पॉइंटर को यूज़ कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें, राइट। लेकिन आइटरेटर C++ में, जावा में या किसी भी लैंग्वेज में जहाँ पे आइटरेटर का सपोर्ट होता है, वो हमें ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को ब्रेक ना होने दें। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस लॉजिक मैं अलग कर दूँ उसके स्टोरिंग लॉजिक से, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने सॉन्ग्स का एग्जांपल लिया। एक प्लेलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मुझे सॉन्ग्स के ऊपर क्या क्या काम करना है। मुझे एक नया सॉन्ग ऐड करना है, मुझे एक नया सॉन्ग रिमूव करना है, मतलब एक पुराना सॉन्ग रिमूव करना है, मुझे किसी सॉन्ग का टाइटल ला करके देना है, मुझे ये सब करना है, और ये सब मैं कर सकता हूँ। पर जहाँ पे भी मुझे इस सॉन्ग्स की लिस्ट को, जो इसके पास सॉन्ग्स की लिस्ट है, उसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, तो मैं आइटरेटर क्लास को बोलूँगा, क्योंकि उसका काम है ट्रैवर्सिंग, संभालना उसका काम है। अब आप बोलोगे हो सकता है कभी कभार लेट्स से एक सॉन्ग को ला करके देना है ना, किसी सॉन्ग की आईडी के बेसिस पे होगा, तो वो भी तो मुझे उस लिस्ट में पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आइटरेटर को बोलूँगा। बेसिकली जब भी जिस भी मेथड के अंदर, जैसे लेट्स से यहाँ पे एक मेथड होगा गेट सॉन्ग बाय आईडी, एक प्लेलिस्ट के अंदर मेथड है गेट सॉन्ग बाय आईडी, ठीक है। तो उसके पास जो लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होंगे ना, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होगा, या फिर लेट्स से गेट्स सॉन्ग बाय नेम, ठीक है। हमारे पास एक मेथड है गेट सॉन्ग बाय नेम, तो उसके पास जो लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, उस लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स में एक एक करके लूप थ्रू करना पड़ेगा और मैच करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सॉन्ग एग्जिस्ट करता है, क्या उसका नाम ये तो नहीं है जो मैंने इस पैरामीटर में दिया होगा, राइट। अगर वो नाम मैच करता है तो वो से रिटर्न कर देगा, यही काम होगा। तो यहाँ पे भी इसको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही है। पर कहने का तात्पर्य वही है कि जब भी ट्रैवर्सिंग का काम होगा आइटरेटर करके देगा। कैसे करके देगा? अपने इन हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें क्यों आइटरेटर पैटर्न की ज़रूरत है, क्यों हम C++ में आइटरेटर को यूज़ करते हैं। ऑल्दो उससे थोड़ा सा वर्बोस हो जाता है आपका काम करना। वर्बोस मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, पहले आपको आइटरेटर गेट करना पड़ता है यूजिंग सम मेथड, लेट्स से गेट आइटरेटर, है ना। फिर आपको आइटरेटर मिलता है, फिर आप उस आइटरेटर पे हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट लगाते हो, है ना। तो ये आप सबको करना पड़ता है, लेकिन ये आपको हेल्प करता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। अब आप का कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप बना रहे हो, है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है ये चीज़ है कि उसको आइटरेट कैसे करना है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका हमें फ़ायदा ये मिला कि कल को अगर हम अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दें, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है इस प्लेलिस्ट में, कल को मैं लिंक लिस्ट यूज़ करने लग जाऊँ, तो मेरे पास जो मेथड थे ना, जैसे कि गेट सॉन्ग बाय नेम, या फिर लेट्स से गेट सॉन्ग बाय आईडी, जो सारे मेथड्स थे, या हमारे पास ऐड सॉन्ग, रिमूव सॉन्ग, इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें हमें चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे होंगे, वो बस हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट को कॉल करते होंगे। अब हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट को कॉल करने के लिए जो भी इसका अंडरलाइंग आइटरेटर है वो संभालता होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया, तो मुझे बस आइटरेटर चेंज करना पड़ेगा उसका। अभी मैं हो सकता है कोई और आइटरेटर दे रहा हूँगा, अब मैं एक नया आइटरेटर पास कर दूंगा। पहले मैं उसको जो आइटरेटर दे रहा हूँगा वो हो सकता है हमारे पास हो लेट्स से वेक्टर आइटरेटर, उसको पता हो एक वेक्टर में आइटरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं उसको एक नया आइटरेटर ला करके दे दूंगा जो होगा लेट्स से एक लिंक लिस्ट आइटरेटर, इसको पता होगा लिंक लिस्ट में आइटरेट कैसे करते हैं। तो डायनामिकली मैं उसमें आइटरेटर को डाल सकता हूँ, मैं एक मेथड दे सकता हूँ लेट्स से गेट आइटरेटर, वो एक नया आइटरेटर ला करके मेरे को दे सकता है। पर अब इस प्लेलिस्ट के और किसी मेथड को चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए जो इस सॉन्ग्स की ट्रैवर्सिंग पे डिपेंड होता हो,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमें आइटरेटर पैटर्न चाहिए क्यों। ठीक है, एक बार अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि आइटरेटर पैटर्न हमारी कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल से। हम ना 3 चीज़ें लेने वाले हैं जो अभी तक हमने ऊपर देखा था। एक हम लेंगे लिंक लिस्ट, एक हम लेट से ले लेते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, क्योंकि वेक्टर तो बहुत ही सिंपल है तो हम कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो एक हमने ले लिया लिंक लिस्ट, एक बाइनरी ट्री, और एक हमारा जो खुद का बनाया हुआ प्लेलिस्ट क्लास थी ना, एक वो भी ले लेते हैं जिसके पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होता है, हमको पता ही है। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं और देखते हैं कि हमें इनको आइटरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपना यूएमएल ड्रॉ करने चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास ना हमें सबसे पहले एक आइटरेटर चाहिए होगा, आइटरेटर। ठीक है, तो हमारे पास एक आइटरेटर होता होगा। ठीक है, अब एक आइटरेटर क्या होता है, आइटरेटर को पता होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में आइटरेट कैसे करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से उसमें आइटरेट कैसे करते हैं इसको पता होता है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले एक आइटरेटर बना लेते हैं, और क्योंकि ये हमारी एक बेस क्लास होगी इसको हम एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरफेस है ये हमारा। ठीक है, और इसमें 2 ही मेथड होंगे, एक होगा हमारा हैज़ नेक्स्ट और एक होगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है, हैज़ नेक्स्ट क्या करेगा, हैज़ नेक्स्ट बस हमें एक नेक्स्ट वैल्यू ला करके दे देगा किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की। लेट्स से अगर वो एक नॉर्मल लिंक लिस्ट होता जैसे 1 2 3 और हम अभी 2 पे खड़े होते तो है, सॉरी, ला करके नहीं देगा, हैज़ नेक्स्ट हमें बता देगा कि नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 2 पे हैज़ नेक्स्ट कॉल करते हैं तो हमें बोलता है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एक नया एलिमेंट 3 एग्जिस्ट करता है। राइट, सेम तरीके से अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है ऐसे 1 2 3 और हम यहाँ पे खड़े हैं और लेट्स से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो आपको पता है इन ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। अब हम यहाँ पे इसको बोलते हैं हैज़ नेक्स्ट, ये बोलता है नेक्स्ट है, हाँ, तो ये बोलता है ट्रू। ठीक है, अब सेम तरीके से नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट आपको एक्चुअली नया एलिमेंट ला करके दे देता है, जो भी उस डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको ला करके दे देगा। अब नेक्स्ट वो क्या होगा वो डिपेंड करेगा डेटा स्ट्रक्चर पे, है ना। लिंक लिस्ट का नेक्स्ट क्या होगा आपको पता ही है, ट्री का नेक्स्ट क्या होता है वो डिपेंड करता है आपने ट्री का ट्रैवर्सल कौन सा चूज किया है, लाइक दैट, है ना। किसी प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्या होगा वो डिपेंड करता है सॉन्ग्स को हमने किस तरह स्टोर करवाया, वेक्टर में, लिस्ट में, ट्री में, कैसे भी, है ना, या मैप में। राइट, पर वो हमें ला के दे देगा, हमें इतना पता है। तो अब हमें कुछ कंक्रीट आइटरेटर चाहिए होते होंगे, है ना, कंक्रीट आइटरेटर्स चाहिए होते होंगे। तो अब आइटरेटर्स को बनाने में कि कौन कौन से हम आइटरेटर चाहिए वो बाद में देखते हैं, पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से या ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास हमने एक पहले बनाया एक लिंक लिस्ट, हमने कहा था एक लिंक लिस्ट बनाएंगे हम, तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट की क्लास है। तो इसको बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से बनाते हैं जैसे आप डीएसए में बनाते होगे। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होता है, लेट्स से हम इंटीजर स्टोर करा रहे हैं तो इंट डेटा, और उसके पास एक और चीज़ होती है, इसी लिंक लिस्ट का एक रेफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट, ये आपको पता ही होगा, है ना, ये होगा इसके पास। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी लिंक लिस्ट होगी और इसको आइटरेट करने का लॉजिक मुझे इसके अंदर नहीं डालना, ये बल्कि मुझे एक आइटरेटर ला करके दे दे, और यहाँ पे मेरे इसका कोई लॉजिक होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसके पास एक मेथड रखते हैं गेट आइटरेटर। ठीक है, गेट आइटरेटर, ये हमें एक आइटरेटर ला करके देगा, पर जो भी चीज़ हमें एक आइटरेटर ला करके देगी उसमें सब में मुझे गेट आइटरेटर मेथड रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, एक और अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ आइटरेबल। आइटरेबल मतलब कोई भी चीज़ जो आइटरेट हो सकती है, आइटरेबल, है ना। तो ये भी मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, इसको मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इंटरफेस है, और इसमें एक ही मेथड होगा, लेट्स से गेट आइटरेटर। गेट आइटरेटर ये यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी कि आइटरेबल विल गिव मी एन आइटरेटर। ये बात तो याद रखना, एक हैज़ अ रिलेशनशिप, तो ये हो गया हैज़ अ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी आइटरेबल मुझे आइटरेटर ला करके देगा, सिंपल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मैं ऐसी क्लास बनाना चाहूँगा जो मैं चाहूँगा कि उसको आइटरेट कोई कर पाए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्लास बनाई और मैं चाहता हूँ कोई भी क्लाइंट जो इस लिंक लिस्ट क्लास को यूज़ करे ना वो उसको आइटरेट कर पाए, और उसको आइटरेट करने के लिए मैं खुद का उसको एक आइटरेटर ला करके दूँ, तो मुझे इस गेट आइटरेटर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, यानी कि इसके पास ये इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। तो लिंक लिस्ट इज ए आइटरेबल, यानी कि लिंक लिस्ट को आइटरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं ये करूँगा कि जो भी क्लास इस क्लास को इनहेरिट करती होगी ना वो आइटरेट की जा सकती है, सिंपल, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी और कोई क्लास बना लेता हूँ। मान लो मैंने क्या कहा था, मेरे पास लिंक लिस्ट के अलावा क्या होगा, एक बाइनरी ट्री होगा, तो मैं एक बाइनरी ट्री भी बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि बाइनरी ट्री क्लास के अंदर हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं, वापस से अपने डीएसए का वो यूज़ करो कंसेप्ट। हमारे पास एक डेटा होता है जो हम स्टोर करते हैं, और हमारे पास 2 पॉइंटर होते हैं, लेट्स से एक बाइनरी ट्री का लेफ्ट होता है और एक बाइनरी
ट्री का राइट पॉइंटर होता है, राइट, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। और अगेन क्योंकि ये भी आइट्रेबल है यानी कि इज आइट्रेबल, तो हमें इस गेट आइट्रेटर को ओवरराइड करना पड़ेगा, गेट आइट्रेटर ओवरराइड। अब इन दोनों के जो गेट आइट्रेटर के मेथड है ना, ये करते क्या होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ये हमें एक आइट्रेटर रिटर्न करते होंगे। कौन सा आइट्रेटर, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंक्रीट आइट्रेटर बना लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं प्लेलिस्ट वाला बाद में बनाता हूँ, अभी हम देखते हैं कि हमें काम करते हैं, हमें कंक्रीट आइट्रेटर बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं हमारा लिंक लिस्ट आइट्रेटर। अब जो भी आपको लिंक लिस्ट में आइट्रेशन का लॉजिक है ना, वो इसके अंदर आएगा। मतलब इसको पता होगा कि किसी लिंक लिस्ट को आइट्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ दो ही मेथड को ओवरराइड करेगा, एक करेगा हैज़ नेक्स्ट और एक करेगा नेक्स्ट, इनको ये ओवरराइड करेगा। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि ये कैसे आइट्रेट करता होगा। तो देखो, सबसे पहले तो इसके पास एक लिंक लिस्ट का रेफरेंस होगा, करंट जिसको मैंने बोला, और इन दो मेथड को ओवरराइड कर देगा, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब आप इसके बारे में तो खुद से सोच ही सकते हो कि ये क्या करता होगा, अंदर से इसका लॉजिक कैसा होगा। लेट से पहले मैं हैज नेक्स्ट का देखता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट का देखता हूँ, ठीक है। ये हैज नेक्स्ट कैसे चेक करता होगा, सबसे पहले आपको पता ही है इसने क्या किया होगा, इस करंट को, ये जो इसके पास करंट रेफरेंस है, इसको असाइन कराया होगा। अब असाइन इसने नहीं कराया होगा, ऑब्वियसली जब इसको कंस्ट्रक्टर में मिला होगा ना अपने, तो करंट हेड के रेफरेंस पे ही मिला होगा, है ना। जो भी ये जो करंट है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास करंट है, ये किसको रेफर कर रहा होगा, किसी लिंक लिस्ट के हेड को। तो लेट से मैं यहाँ पे एक डमी लिंक लिस्ट बना देता हूँ, 1 2 और 3, ये हमारे पास एक डमी लिंक लिस्ट है। और यहाँ पे अभी हमारे पास करंट एलिमेंट होगा। तो ये क्या करेगा, इसको पता होगा वाइल, या नहीं, ये तो सिर्फ हैज़ नेक्स्ट है ना, इसको बस चेक करना है। अभी करंट यहाँ खड़ा है, सॉरी, अभी करंट यहाँ खड़ा है, इसको बस चेक करना है कि 1 के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो आपको पता है कैसे चेक कर सकता है, इफ़, या फिर हम इसको ढंग से लिख ही लेते हैं, इफ़ टेम्प नहीं, इसके पास एलिमेंट है करंट, लेट से इफ़ करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। एल्स ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, है ना। ये इसको पता है कि मुझे लिंक लिस्ट का चेक कैसे करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मुझे बस ये चेक कर सकता हूँ मैं कि जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ क्या उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। अगर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तो रिटर्न ट्रू, यानी कि नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसी तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट भी काम कैसे करता है ना। अब नेक्स्ट का लॉजिक क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि जब भी आप यहाँ पे लेट से खड़े हो, टेम्प यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ पे बोलोगे नेक्स्ट तो ये 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे आप बोलोगे नेक्स्ट तो ये 3 पे आ जाएगा। ये क्या करता होगा अंदर से, आपको भी पता है, एक टेम्पररी पॉइंटर लेता होगा, या फिर जो हमारा करंट पॉइंटर तो है ही यहाँ पे हमारे पास, करंट को बोल देता होगा करंट डॉट नेक्स्ट, या फिर करंट को इसने क्या बोला, अपने आप को अपडेट कर ले, जो भी तेरा नेक्स्ट है वहाँ चला जा। तो इसको ये भी पता है कि मुझे नेक्स्ट को कैसे निकालना है ना। तो हमारे पास इसने हमें क्या किया, बस 2 मेथड दे रखे हैं, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। हम इन मेथड्स को यूज़ करके किसी लिंक लिस्ट के नेक्स्ट रेफरेंस पे जा सकते हैं, या फिर चेक कर सकते हैं कि क्या किसी लिंक लिस्ट का नेक्स्ट रेफरेंस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारा गेट आइट्रेटर मेथड है ना, यहाँ पे ये हमें ये वाला आइट्रेटर ला करके दे देगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लिंक लिस्ट है, इट हैज़ अ लिंक लिस्ट आइट्रेटर, राइट। तो ये बात समझ आ गई होगी। अब सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बाइनरी ट्री का भी आइट्रेटर बना सकते हैं। तो फटाफट वो भी बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बाइनरी ट्री आइट्रेटर बना दिया। सेम इसके पास भी एक हेड रेफरेंस होगा बाइनरी ट्री का, और 2 ही मेथड होंगे, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट, इनको ओवरराइड करता होगा। सेम ये जो हमारी बाइनरी ट्री है, इसके पास एक मेथड है गेट आइट्रेटर, और ये हमें इसका रेफरेंस ला करके दे देता होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपको पता है बाइनरी ट्री का आइट्रेटर कैसे काम करता होगा, वो आपको पता ही है। हैज़ नेक्स्ट बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं, और नेक्स्ट बताएगा नेक्स्ट एक्चुअली नेक्स्ट एलिमेंट को लाके दे देगा। ये बूलियन वेरिएबल है और ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट को लाके देता है, यानी कि एक बाइनरी ट्री को ला करके देता है, बाइनरी ट्री के रेफरेंस को लाके देता है। अब ये आप खुद से सोच सकते हो कि हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट कैसे काम करता होगा। आप खुद से इसका इन ऑर्डर सोच सकते हो। हम इसका इन ऑर्डर वाला मेथड ही कोड में एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम उसमें देख लेंगे, राइट। चलो अब जंप करते हैं। अब हो सकता है आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा कि यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के पास सॉन्ग्स की लिस्ट होगी, यानी कि लिस्ट ऑफ बहुत सारे सॉन्ग्स होंगे, ठीक है। और उसके पास भी अपना खुद का यहाँ पे एक आइट्रेटर होता होगा, और वो उसको रेफर करता होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसका पूरे का क्लीन डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये मैंने पूरा का पूरा क्लीन यूएमएल बना के रखा है। ये है हमारा आइट्रेटर, ये है हमारा आइट्रेबल। 3 आइट्रेटर्स है हमारे पास, एक प्लेलिस्ट आइट्रेटर, लिंक लिस्ट आइट्रेटर और बाइनरी ट्री आइट्रेटर, है ना। सेम आइट्रेबल
एक है जो आइट्रेट कर सकता है, यानी कि आइट्रेबल हैज़ अ आइट्रेटर, और हमने 3 अपने आइट्रेबल्स बना दिए, एक लिंक लिस्ट, एक प्लेलिस्ट और एक बाइनरी ट्री। प्लेलिस्ट के पास क्या है, लिस्ट ऑफ 1 to many सॉन्ग्स है, ठीक है। अब देखो लिंक लिस्ट क्या करेगा, लिंक लिस्ट के पास एक गेट आइट्रेटर है, वो हमें एक आइट्रेटर ला करके देगा। यहाँ पे देखो ये जो एरोज हैं वो उल्टे हैं, यहाँ पे एरोज यहाँ पे आएंगे, वैसे दोनों तरफ एरो आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास भी रेफरेंस होता है, ठीक है। अब क्योंकि आप ये देख ही सकते हो, इसके पास भी सॉन्ग्स का रेफरेंस है, लिंक लिस्ट का रेफरेंस है, ट्री का रेफरेंस है, तो यहाँ पे दोनों तरफ के एरो आ सकते हैं, तो हमने भी दोनों को ड्रॉ करके रखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट हमें लिंक लिस्ट का आइट्रेटर ला के देगा, प्लेलिस्ट हमें एक प्लेलिस्ट का आइट्रेटर ला के देगा, और हमारा क्या है, बाइनरी ट्री हमें एक बाइनरी ट्री का आइट्रेटर ला करके देगा। तो दैट्स हाउ इट विल फंक्शन। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि काम कैसे चल रहा होगा, कि लेट सपोज इधर हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट बात कर रहा है प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो क्लाइंट प्लेलिस्ट को बोलता होगा, भाई सुन, गेट सॉन्ग बाय नेम, ये एक मेथड कॉल करता होगा गेट सॉन्ग बाय नेम, यानी कि इसने क्या किया होगा, हम दोबारा इसको बनाते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट का एक मेथड कॉल करता होगा गेट सॉन्ग बाय नेम, ठीक है, और उसको सॉन्ग का नाम देता होगा, लेट से कोई भी रैंडम उसने सॉन्ग का नाम दिया होगा। अब प्लेलिस्ट क्या करती होगी, गेट सॉन्ग बाय नेम के लिए उसके पास जो पूरी सॉन्ग्स की लिस्ट होगी उसमें उसको आइट्रेट करना पड़ेगा, और ये खुद आइट्रेट करना नहीं चाहती, तो ये अपना गेट आइट्रेटर कॉल करती होगी और अपना एक आइट्रेटर लेके आती होगी। तो ये कौन सा आइट्रेटर लेके आती होगी प्लेलिस्ट आइट्रेटर लेके आके। तो जैसे इसने प्लेलिस्ट आइट्रेटर लाया तो ये एक एक करके उसमें लूप थ्रू करती होगी, कैसे, वाइल हैज़ नेक्स्ट, जब तक हैज़ नेक्स्ट ट्रू है, किसका, इस आइट्रेटर का, IT डॉट हैज़ नेक्स्ट है, IT का नेक्स्ट कॉल करते रहो। तो ये इस तरह करेगी, इसको बस पता है मुझे हर बार ये करना है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो लिस्ट है वो वेक्टर में स्टोर है या लिंक लिस्ट में स्टोर है या लेट्स से ट्री में स्टोर है। ऑब्वियसली आप सॉन्ग्स को ट्री में स्टोर नहीं करोगे, पर एग्जांपल के लिए, या किसी मैप में स्टोर है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है मुझे ये वाला लॉजिक लगाना है, वाइल IT डॉट हैज़ नेक्स्ट, IT डॉट नेक्स्ट, ये करता रहूँगा मैं। कब तक करूँगा, जब तक मुझे ये सॉन्ग ना मिल जाए जो हमारा क्लाइंट मांग रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट था वो जो भी सॉन्ग मांग रहा था, जब तक मुझे सॉन्ग ना मिल जाए मैं IT डॉट नेक्स्ट करता रहूँगा, ये प्लेलिस्ट को पता है। तो इस तरह से हमारा ये जो आइट्रेटर पैटर्न है हमारी हेल्प करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब फटाफट इसका हम कोड देखते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया हुआ, सबसे पहले मैंने एक आइट्रेटर क्लास बनाई। अब यहाँ पे ना मैंने C++ के टेम्पलेट्स का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो आइट्रेटर क्लास हमें ला करके देगी, हैज़ नेक्स्ट तो हमेशा बूलियन वैल्यू देगा, वो तो हमें पता ही है, पर ये जो नेक्स्ट ला करके देगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये किसका आइट्रेटर है। अगर ये लिंक लिस्ट का आइट्रेटर है तो हम एक लिंक लिस्ट का रेफरेंस ला के देगा, बाइनरी ट्री का आइट्रेटर है तो बाइनरी ट्री का रेफरेंस ला के देगा, और किसी प्लेलिस्ट का आइट्रेटर है तो हम एक नया सॉन्ग ला के देगा, राइट, यही करता होगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको टेम्पलेट में यूज़ किया, अपने C++ में टेम्पलेट्स, और अगर आप जावा में हो तो आपको जेनेरिक्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। तो ये हमारा क्लास हो गई एक आइट्रेटर की, राइट। अब हमारे पास एक हमने आइट्रेबल की क्लास बना दी, ये भी अगेन एक टेम्पलेट्स यूज़ करके बनाई है, ठीक है। आइट्रेबल हमें क्या करेगी, गेट आइट्रेटर, एक ही मेथड होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी कि जावा में हमारी इंटरफेस है, इसमें एक ही मेथड है गेट आइट्रेटर, जो एक आइट्रेटर ला करके हमें देती होगी, है ना। तो क्या होता होगा, कोई भी कंक्रीट आइट्रेबल जैसे कि लिंक लिस्ट हमें कंक्रीट आइट्रेटर ला करके देती होगी, जैसे कि लिंक लिस्ट आइट्रेटर, है ना। तो अब हम कुछ अपने वो बना लेते हैं, आइट्रेबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया एक लिंक लिस्ट। देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होता है और एक नेक्स्ट का रेफरेंस होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा कंस्ट्रक्टर है और इस पर एक मेथड होता होगा गेट आइट्रेटर। अब यहाँ पे हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने वो बनाया ही नहीं है। तो हमें C++ आपको पता ही है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। हम यहाँ इसको ओवरराइड कर रहे हैं किस मेथड को, गेट आइट्रेटर मेथड को, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नीचे कैसे हमने बनाया होगा, बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, ये बस रिटर्न कर देता होगा। एक बार देख ही लेते हैं, कहीं नीचे लिखा होगा, कहाँ है, ये रहा, देखो लिंक लिस्ट का जो गेट आइट्रेटर है वो क्या करता होगा, रिटर्न करता होगा न्यू लिंक लिस्ट आइट्रेटर, और यहाँ पे इसने दिस पास किया, दिस का मतलब खुद का रेफरेंस पास किया, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट आइट्रेटर होगा उसे एक रेफरेंस चाहिए ना, कि उसे किस लिंक लिस्ट को पॉइंट करना है और किस लिंक लिस्ट में लूप थ्रू करना है, राइट। तो बस इसने इसके लिए पास किया, ठीक है। तो देखो इसी तरह हमने एक बाइनरी ट्री बनाया अपना। बाइनरी ट्री में क्या होता है, ये भी एक आइट्रेबल है, इसमें डेटा होता है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर होते हैं, जो आपने बनाया ही होगा कई बार, और हमारा ये बेसिक सा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके पास भी एक ही मेथड है गेट आइट्रेटर, ये भी हमने ओवरराइड किया हुआ है। ये क्या करता होगा, ये एक बाइनरी ट्री का आइट्रेटर को ला के देता होगा, ठीक है, सिंपल। अब हमने एक सॉन्ग बनाया, सॉन्ग के पास हमने 2 चीज़ें डाली बस, टाइटल और आर्टिस्ट, ठीक है, ये हमने उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब हमने बनाई अपनी एक प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के पास देखो क्या है, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है, और प्लेलिस्ट भी हमारा एक आइट्रेबल है,
ठीक है। अब देखो इस सॉन्ग में ऐड कर सकता है, वो सब तो बात की बात है, लेकिन मेन जो उसका मेथड है वो है गेट आइटरेटर, जो हमें एक आइटरेटर ला करके देगा। और ये कौन सा आइटरेटर ला करके देगा? किसी प्लेलिस्ट का आइटरेटर ला करके देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सारे के सारे अपने आइटरेटर्स। एक हमारा लिंक लिस्ट आइटरेटर है, ये हमें कौन ला के देता है? लिंक लिस्ट ला के देती है, ये एक आइटरेटर है। तो ये क्या करता होगा? एक लिंक लिस्ट का रेफरेंस लेता होगा, करंट पॉइंटर लेता होगा, करंट। ये कहाँ लेता होगा? अपने कंस्ट्रक्टर में। तो याद है उसने अपने आप को दिस एज अ रेफरेंस पास किया था, तो यहाँ पे उसने अपने आप को करंट को हेड को रेफर करवा लिया। अब इसके पास दो मेथड है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। आपको पता ही लग गया हैज नेक्स्ट क्या करता है? करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो हाँ भाई नेक्स्ट है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है करंट का नेक्स्ट नल हो या नहीं, वहाँ पे मैंने ये चेक किया था अपने यूएमएल में। यहाँ पे हम बस ये चेक करें कि करंट नल नहीं होना चाहिए। अगर करंट नल नहीं है तो हैज नेक्स्ट है, पर हम ये भी चेक कर सकते हैं वाइल रिटर्न करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर। तो आप डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप कुछ भी चेक कर सकते हो। हमारे लिए हैज नेक्स्ट का मतलब क्या है और नेक्स्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट क्या करेगा? पहले करंट का डेटा एक वैल्यू में स्टोर करा लेगा, क्योंकि हैज़ नेक्स्ट जब हमें करना है तो हमें कुछ रिटर्न भी करना होगा। तो यहाँ पे हम देखो क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ हम उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं जहाँ पे वो लेटेस्ट था, ठीक है। तो हमने करंट का डेटा पहले एक वैल्यू वेरिएबल में रख लिया और करंट को करंट का नेक्स्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया इस वैल्यू को, ठीक है। सिंपल है। तो जब भी हम नेक्स्ट कॉल करेंगे हम कहेंगे हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब हो सकता है जब आप नेक्स्ट मूव करो तो आप नल की तरफ मूव कर जाओ। हाँ, अब आप मान लो आप एकदम लास्ट वाले लिंक लिस्ट में खड़े हो, तो आपकी लिंक लिस्ट जैसे ऐसे होती है ना, 1 फिर लेट से आपका होगा 2 फिर लेट से आपका होगा 3, ठीक है। अब लेट सपोज आप 3 पे खड़े हो, आप इस पे कॉल करोगे हैज़ नेक्स्ट, तो चेक करेगा करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है, वो कहेगा भाई हाँ नल है, तो 3 से आपको नेक्स्ट पे जाना नहीं देगा, यानी कि 3 लास्ट होगा, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में हम दोबारा से उसका कैसे रख सकते हैं कि भाई वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, ठीक है, ताकि जब आप 3 पे भी हो और आप हैज़ नेक्स्ट कॉल करो तो ये चेक करें करंट नल तो नहीं है, नहीं करंट नल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊंगा, यानी कि नल पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं कहीं आ गया, ठीक है, चूंकि नल है, यानी कि मैंने अपना वैल्यू 3 वाला रिटर्न 3 वाली वैल्यू भी रिटर्न कर दी होगी। अब मैं हैज़ नेक्स्ट जब चेक करूंगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब मैं कोई नया एलिमेंट तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह का लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट हो गया। अब हम ले लेते हैं एक बाइनरी ट्री का आइटरेटर। यहाँ पे मैंने कौन सा आइटरेटर लिया? देखो इन ऑर्डर आइटरेटर। इसी तरह से आप खुद का बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर आइटरेटर, प्री ऑर्डर आइटरेटर, लेट्स से लेवल ऑर्डर आइटरेटर, कुछ भी आइटरेटर बना सकते हो, राइट। अब देखो बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर आइटरेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे, आपको पता है। एक तो हमारे पास रिकर्सिव अप्रोच है और एक हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच है। हम यहाँ पे आइटरेटिव का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो रिकर्सिव का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड है, तो हमें एक बार में पूरा का पूरा आइटरेट नहीं करना। और जो रिकर्सिव अप्रोच है वो हेल्प करती है कि हम एक बार में पूरा का पूरा बाइनरी ट्री को आइटरेट करें। हमारे पास यहाँ पे बस हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट है, यानी कि हमें एक एक करके जब आप बोलो नेक्स्ट तो हम नेक्स्ट पे जंप करें, फिर आप बोलो नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट पे जंप करें। हमें कंट्रोल्ड वे में उसे आइटरेट करना है। तो इस केस में हमने कौन सा यूज़ किया? हम ना अपना आइटरेटिव अप्रोच यूज़ किया। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टैक ले लिया। आपको पता ही है किसी बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर ट्रैवर्स करने के लिए आइटरेटिवली हमें एक स्टैक की जरूरत पड़ती है, और एक करंट रेफरेंस ले लिया। अब ये जो हमने करंट रेफरेंस है ये हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लिया। तो बाइनरी ट्री इन ऑर्डर आइटरेटर का कंस्ट्रक्टर है, इसने एक रूट का रेफरेंस लिया और रूट के रेफरेंस को क्या किया, अपने इस करंट में असाइन करा लिया, इस करंट में, राइट। और ये कैसे कॉल होता होगा, ये देखो इस तरह कॉल होता होगा। ये देखो बाइनरी ट्री का गेट आइटरेटर क्या रिटर्न करता है, रिटर्न न्यू बाइनरी ट्री इन ऑर्डर आइटरेटर, और अपने दिस का रेफरेंस देता होगा। दिस का रेफरेंस जब देता होगा बाइनरी ट्री इन ऑर्डर आइटरेटर, ये हमें मिल जाता होगा इसके यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर में, और ये अपने करंट को असाइन कर लेता होगा जो भी यहाँ पे पास हुआ है रूट, है ना। अब देखो यहाँ पे हमने बाकी जो भी हमने मेथड्स बनाए हैं हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए हैं। हैज़ नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिंपल, आपको पता ही है। और ये नेक्स्ट कैसे चेक करता होगा, सिंपल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया इसने, पहले स्टैक का टॉप निकाला, उसको नोड में डाल दिया, स्टैक को पॉप कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, फिर नोड का डेटा अपने एक वैल्यू में डाल दे जो हम रिटर्न करने वाले, रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ये भी हमें क्या करेगा, जैसे हम हैज़ नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो भी नोड का वैल्यू है उसे हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और जो भी अब ये नोड के राइट में अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उसे पुश लेफ्ट कर देगा। पुश लेफ्ट आपको पता ही क्या करता होगा, जब तक नोड एग्जिस्ट करती है स्टैक में पुश करता रहेगा एलिमेंट को और नोड का लेफ्ट करता रहेगा। अगर आपने बेसिकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का लॉजिक करा हुआ है कभी भी डीएसए में तो आपको पता है हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं करा हुआ तो एक बार इन ऑर्डर का कोड देख लेना, बिल्कुल सेम है, यही कर रहा है वो। नेक्स्ट में बस हम एक एक करके जा रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर में अगर आप एक बार में जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो यूजिंग स्टैक, तो आप ये कर रहे हो, ठीक है।
तो ये हमारा लॉजिक हो गया हैज़ नेक्स्ट का और नेक्स्ट का। अब चलते हैं अपने सॉन्ग्स की तरफ। हमारे पास एक प्लेलिस्ट आइटरेटर होगा, इसके पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स होगा और ये अपने पास एक इंडेक्स रखता होगा कि करंट एलिमेंट कहाँ पे है। अगेन ये लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स लेता होगा अपने कंस्ट्रक्टर में, इस वेक्टर को असाइन करा देता होगा और इंडेक्स को कर देता होगा 0। अब ये अपना हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट कैसे ओवरराइड कर रहा होगा। हैज़ नेक्स्ट तो बहुत सिंपल है, अगर इंडेक्स जो है वेक्टर डॉट साइज से कम है तो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हैज़ नेक्स्ट है। और नेक्स्ट कैसे कर रहा होगा, वेक्टर का इंडेक्स प्लस प्लस, यानी कि पहले वैल्यू को दे दो और फिर उस इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इसी लॉजिक को आप इस तरह भी लिख सकते हो, पहले वेक्टर का इंडेक्स किसी उसमें वेरिएबल में दे दोगे तो आप वैसे ही कर लोगे जैसे वैल इक्वल टू वेक्टर ऑफ इंडेक्स और फिर इंडेक्स प्लस प्लस। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट को भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने आइटरेटर्स का जो हमने देख ही लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे अटैच कर रहे होंगे। लिंक लिस्ट का आइटरेटर क्या कर रहा होगा, रिटर्न न्यू लिंक लिस्ट। बाइनरी ट्री का आइटरेटर क्या कर रहा होगा, रिटर्न न्यू बाइनरी ट्री। और ये जो हमारा प्लेलिस्ट का आइटरेटर क्या कर रहा होगा, रिटर्न न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा आइटरेटर पैटर्न खत्म। अब देख लेते हैं अपना मेन कोड। मेन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लिंक लिस्ट बनाई, लेट्स से 1 2 3 हमने लिंक लिस्ट बना रखी है। आप देख लेना कैसे बनाई है, नेक्स्ट में पहले 2 दिया, फिर उसके नेक्स्ट में 3 दे दिया। उसका एक आइटरेटर बनाया, यानी कि लिस्ट को बोला गेट आइटरेटर, उसने हमें एक आइटरेटर ला करके दिया। अब इस आइटरेटर में हम लूप थ्रू कैसे करेंगे, यूजिंग दिस आइटरेटर, वाइल आइटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट सी आउट आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, सिंपल। और हम उसको लूप करते रहेंगे। सेम हमारे पास एक बाइनरी ट्री है इस तरह का 1 2 3। हमने एक बाइनरी ट्री पहले ये वाला क्रिएट किया, पहले रूट पे 2 डाला, रूट के लेफ्ट में 1 डाला, रूट के राइट में 3 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रूट को बोला गेट आइटरेटर, रूट ने हमें एक आइटरेटर ला के दिया। और इस आइटरेटर में आइटरेट करने के लिए हमने क्या किया, सेम तरीके से आइटरेटर 2 डॉट हैज़ नेक्स्ट जब तक है तो आइटरेटर 2 का नेक्स्ट प्रिंट करते जाओ, सिंपल। प्लेलिस्ट में हमने क्या किया, हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी, उसमें 2 सॉन्ग्स डाले, एक मान लो हमने करण औजला का एडमायरिंग यू डाला और एक अनुज जैन का हुस्न डाल दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगेन एक आइटरेटर 3 बनाया, प्लेलिस्ट डॉट गेट आइटरेटर, हमें आइटरेटर मिल गया। और इसमें लूप थ्रू करने के लिए हमने सेम किया, जब तक इसका हैज़ नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट प्रिंट करते जाओ। प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, पहले सॉन्ग में ले रहे हैं और सॉन्ग का टाइटल और आर्टिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, राइट, सिंपल। ये हमारा नॉर्मल क्लीन अप कोड हो गया। अब एक बार अगर हम इसे चला के देखें तो ये देखो लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई 1 2 3, बाइनरी ट्री इन ऑर्डर 1 2 3, और हमारा प्लेलिस्ट प्रिंट हो गई, दोनों गाने एक साथ प्रिंट हो गए, राइट। अब क्योंकि हमने पूरा का पूरा आइटरेटर पैटर्न एक बार देख लिया, अब एक बार ना इसका स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, देखो ये है हमारा स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम पूरे के पूरे आइटरेटर पैटर्न का। यहाँ पे आपको पता ही है हमारे पास एक आइटरेटर की हायरार्की होती है और एक आइटरेबल की हायरार्की होती है। तो जो हमारा आइटरेबल है, कंक्रीट आइटरेबल, वो हमें क्या ला के देता होगा, कंक्रीट आइटरेटर। यहाँ पे भी अगेन आप मान सकते हो कि यहाँ पे हम दोनों की तरफ एरो लगाएंगे, यानी कि कंक्रीट आइटरेटर हैज़ अ कंक्रीट आइटरेबल एंड कंक्रीट आइटरेबल हैज़ अ कंक्रीट आइटरेटर, डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको एक रेफरेंस तो चाहिए ना कि किसको आइटरेट कर रहा है। सेम आइटरेबल जो यहाँ पे गेट आइटरेटर मेथड है, ये क्या ला करके देगा, आइटरेटर ही ला के देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम है। एक बार हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, आइटरेटर प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, एग्रीगेटेड वैल्यूज है, हो सकता है उसमें खुद में रेफरेंस हो, जैसे लिंक लिस्ट अपना ही रेफरेंस स्टोर कर लेती है, राइट, ये एक एग्रीगेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपके पास और क्या हो सकता है, ट्री, वो भी एक एग्रीगेट ऑब्जेक्ट है, वो भी खुद का रेफरेंस स्टोर कर लेता है ना। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद का रेफरेंस है, या फिर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जैसे कि प्लेलिस्ट जिसके पास लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है, अब उसके अंदर भी एग्रीगेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेक्टर में हो सकता है, लिंक लिस्ट में हो सकता है, वगैरह वगैरह। उन सबको आइटरेट करने के लिए सीक्वेंशियली विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन, क्या मतलब हुआ कि हम कैसे उसको आइटरेट किया जा रहा है उसको एक्सपोज नहीं कर रहे क्लाइंट को, हम बस उनको 2 मेथड दे रहे हैं, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब क्लाइंट इन्हीं 2 मेथड का यूज़ करके उसे आइटरेट कर सकता है। क्लाइंट को पता होने की ज़रूरत नहीं है कि हैज़ नेक्स्ट ने मुझे कैसे ला करके दिया कि नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं, और नेक्स्ट ने मुझे वो नेक्स्ट एलिमेंट कैसे ला करके दिया, ये क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट को बस ये पता कि मैं 2 मेथड कॉल करूँगा, नेक्स्ट कॉल करूँगा मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, हैज़ नेक्स्ट कॉल करूँगा मैं पता लग जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आइटरेटर पैटर्न। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, तो हमने ना अपने आइटरेटर में 2 मेथड रखे थे, हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मेथड हमें हेल्प करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, ट्री हो, वेक्टर हो, कुछ भी हो, उसमें सीक्वेंशियली आगे की तरफ आइटरेट करने में। पर मैं आप चाहता हूँ आप 2 मेथड और इसमें डालो, एक डालो आप प्रीवियस PREV लेट से, और एक हैज़ प्रीवियस। तो ये हमें क्या हेल्प करेंगे
किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स ऑर्डर में आइटरेट करने में, ठीक है। तो प्रीवियस बताएगा, प्रीवियस हमें प्रीवियस एलिमेंट ला के देगा, और हैज़ प्रीवियस बताएगा कि प्रीवियस एलिमेंट है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है, आप इसको भी आइटरेटर वाली क्लास में डाल दोगे, और जितने भी कंक्रीट आइटरेटर थे, लिंक लिस्ट आइटरेटर, ट्री आइटरेटर, उनमें भी इसको ओवरराइड करवा दोगे। तो आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करो। आप दो अलग आइटरेबल्स जो थे, लिंक लिस्ट आइटरेबल और क्या कहते हैं उसे, हमारा बाइनरी ट्री आइटरेबल, उसमें आप दो मेथड रखना, दो नहीं एक ही रखना, गेट आइटरेटर, वो आपको एक आइटरेटर ला के देगा। अब उस आइटरेटर की हेल्प से आप सीधा भी जा सकते हो और उल्टा भी आ सकते हो। अब अगर चाहो तो उसमें दो कर सकते हो, एक गेट सीक्वेंशियल आइटरेटर या गेट रिवर्स आइटरेटर, इस तरह भी रख सकते हो, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। पर एक बार आप ये करके देखो, ठीक है। इसके अलावा इसका जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस है वो तो आपको बहुत ईजिली अब समझ आ ही रहा होगा। रियल वर्ल्ड इसका यूज़ केस यही है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको आइटरेटर्स मिलते हैं वो इसी डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं कोई भी एग्रीगेट ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, राइट। तो ये तो आपने रियल वर्ल्ड में यूज़ किया ही होगा, तो आपको इसका ऑलरेडी आइडिया भी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।